Assalamu alaikum. Today we are going to start the third week of development and this is the first part of that lecture. तो आज जो है हम थर्ड वीक सबसे पहले जो हम देखेंगे कि गैस्ट्रोलेशन क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टॉपिक है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट का। So this gastrulation, it is actually the formation of three germ layers. Gastrulation is the formation of three germ layers, and these three germ layers they are the precursors of all the embryonic tissues and the organs. जितने भी tissues और organs हैं वो इन्हीं तीन germ layers से बनेंगे और इस प्रोसेस को, इन लेयर्स के बनने को हम कहते हैं जी गैस्ट्रोलेशन, ठीक है ना। तो गैस्ट्रोलेशन में फिर एक्चुअली होगा क्या कि जो बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क थी, बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क इट विल चेंज इनटू दी, तीन है तो मतलब कि ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो अब हम देख लेते हैं कि जी वो जो ये जो ट्राइलैमिनार डिस्क बनी है इसमें कौन कौन सी तीन लेयर्स हैं। तो ये जो ट्राइलैमिनार डिस्क है ना, इसमें तीन लेयर्स आएंगी जी, एक्टोडर्म, द मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। और यही जो गैस्ट्रोलेशन है ना, इसको हम कहेंगे कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। मतलब कि जो मॉर्फोजेनेसिस मतलब है कि बॉडी की डेवलपमेंट, तो बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो गैस्ट्रोलेशन स्टार्ट हो रही है। तो गैस्ट्रोलेशन इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, मतलब कि बॉडी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। और जब ये थर्ड वीक में जब ये गैस्ट्रोलेशन हो रही होगी तो जो एम्ब्रियो होगा उसको हम कहेंगे कि गैस्ट्रोला। एम्ब्रियो का स्टेज हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोला। अब ये जो मैंने ये जो बातें कोई 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, तो ये आप समझ लें कि पूरे थर्ड वीक की एक तरह की समरी है कि इस पूरे थर्ड वीक में ये तीन लेयर्स को हमें देखना है कि ये तीन लेयर्स बन किस तरह से रही है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो वो है जी प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन। प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन है ना, इसको हम कहते हैं जी इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ गैस्ट्रोलेशन। फर्स्ट साइन ऑफ गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन के स्टार्ट होने का पहला साइन क्या है कि उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर हो जाएगी उस गैस्ट्रोला के अंदर, ठीक है। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक की एक्चुअल चीज़ क्या है, इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैं इसकी ज़रा एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूँगा ताकि फिर उससे आपको ना पूरा एक्सप्लेन जो है वो हो जाएगी चीज़। तो ये होती है अ थिकेंड लीनियर बैंड of epiblast appears by the movement of epiblastic cells caudally in the median plane, caudally in median plane, on dorsal aspect of embryonic disc। तो ये है ज़रा प्रिमिटिव स्ट्रीक के एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब कि ये एक लीनियर सा बैंड होगा एपिब्लास्टिक सेल्स का, ठीक है ना, जो कि एम्ब्रियोनिक डिस्क की मीडियन मतलब सेंटर पे आएगा और उसकी डॉर्सल साइड पे आएगा। इसको हम अभी ज़रा डायग्राम में भी देखेंगे। पहले ज़रा हम इसके कुछ और पॉइंट्स भी लिख लेते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के।
अभी जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगी ना, तो अब हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रेनियोकाउडल एक्सिस, डोर्सल वेंट्रल साइड एंड राइट लेफ्ट साइड। किस तरह से कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये आ रही है काउडल साइड पे, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये बनी होगी उसको हम कहेंगे जी ये इसकी काउडल साइड, उसके ऑपोजिट होगी क्रेनियल साइड। सेम ये आ रही है, बनती है डॉर्सल साइड पे, तो हम कहेंगे जी जहाँ पे ये अपीयर हो रही है जिसकी डॉर्सल साइड और उसके ऑपोजिट होगी वेंट्रल साइड, और इस तरह से हम उसकी राइट और लेफ्ट साइड बता सकते हैं, ठीक है ना। Now, as the epiplastic cells will be added on the caudal side, the cranial side, it will proliferate from the primitive node. As epiplastic cells are added to caudal side, cranial end will proliferate to form primitive node. अब हम ज़रा जो है इनको डायग्राम पे देख लेते हैं कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, यहाँ पे दो चीज़ें बन चुकी है, प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड। अब हम इन दोनों को यहाँ पे पहले सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। पहले तो हम जो है वो प्रीवियस जो एक डायग्राम बना चुके थे ना, पहले ज़रा उसको मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको फिर इस डायग्राम की भी समझ आ जाए। तो ये थी वो प्रीवियस डायग्राम कुछ इस तरह से। ये आप समझ लें कि जी हमारे पास आ गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, इस तरह से उसके ऊपर थी सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इस तरह से सेंटर पे पड़ी हुई थी एपिब्लास्ट। अब मैं ज़रा ना ये डायग्राम आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाऊंगा, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरी एपिब्लास्ट एक क्रॉस सेक्शन एपिब्लास्ट का, ठीक है ना। इसी एपिब्लास्ट के हमारे पास नीचे पड़ी हुई थी हाइपोब्लास्ट, ठीक है ना। ये इस हाइपोब्लास्ट का क्रॉस सेक्शन बन गया, ठीक है। हमने कहा हुआ था कि जी इस एपिब्लास्ट के जो ऊपर था हमारे पास एमनियोटिक कैविटी, तो ये एमनियोटिक कैविटी कुछ इस तरह से आ जाएगी, और इसके नीचे हमने कहा था कि जी अम्बलाइकल वेजाइकल है सेकेंडरी, तो ये इस तरह से अम्बलाइकल वेजाइकल का क्रॉस सेक्शन आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा था यहाँ पे दो लेयर्स थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंचिक मेसोडर्म, और उसी के साथ यहाँ पे थी एक कनेक्टिंग स्टॉक। ये रही वो कनेक्टिंग स्टॉक, और ये रही दो लेयर उसकी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म और स्प्लैंचिक, ठीक है ना। ये हम जो है ये प्रीवियस ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से इसके ऊपर हमने कहा था कि यहाँ पे थे इस तरह से लेक्चिनार नेटवर्क बन चुका था, ठीक है। इसके ऊपर जो थी वो मैटरनल साइनोसॉइड थी जो कि इसको ब्लड सप्लाई कर रही थी, ठीक है ना। और यहाँ पे थे प्राइमरी कोरियोनिक विलाई बन चुके थे इन इस जो मेसोडर्म के एक्स्ट्रा लेयर्स थे ना इनकी इन्वेजिनेशन से, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ये जो हमने ये ऊपर से जो कुछ पढ़ा है ना, इसको इसी डायग्राम के ऊपर ये मैंने ड्रॉ किया ताकि आपको ज़रा पिछला वो जो है वो एक आपकी रिवीजन हो जाए। तो अब जो है ना हम सिर्फ क्योंकि हमने लेयर्स को डिस्कस करें तो हम सिर्फ इस लेयर वाले पार्ट को जो है ना यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि थोड़ा जल्दी भी हो जाए। तो इसके ऊपर थी एपिब्लास्ट, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एपिब्लास्ट। ये आ गई हमारे पास एपिब्लास्ट, ठीक है। और इस एपिब्लास्ट के नीचे इस तरह से बनी पड़ी हुई थी हाइपोब्लास्ट, ये आ गई हमारे पास हाइपोब्लास्ट। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अ थिकेंड लीनियर बैंड ऑफ एपिब्लास्टिक सेल्स अपीयर बाय द मूवमेंट ऑफ एपिब्लास्टिक सेल्स इन काउडल।
तो काउडल और क्रेनियल विल बी द हेड साइड एंड काउडल विल बी टेल साइड। तो यहाँ पे ये होगी इसकी टेल साइड। यहाँ पे इसके मीडियम पे ना एक इस तरह से लीनियर एक बैंड आ जाएगा, ऐसे एक बैंड पेयर करेगा वो किस तरह से, इन एपिग्लास्टिक सेल्स की मूवमेंट की वजह से ना यहाँ पे एक लीनियर बैंड बन जाएगा। ये रहा, इस लीनियर बैंड को हम कहेंगे दिस इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये बन किस वजह से रही थी एपिग्लास्टिक सेल्स की मूवमेंट से। अब देखिए, अब इससे हम बता सकते हैं कि जहाँ पे ये बनी है ये इसकी है जी काउडल साइड, तो इसके ऑपोजिट ये क्रेनियल साइड है। ये जिस साइड पे अपीयर हो रही है ये इसकी है जी डॉट साइड, तो इसके जो बैक जो उसके नीचे साइड होगी वो इसकी होगी वेंट्रल साइड। सेम हम कहेंगे ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। यहाँ से हम इसके एक्सिस बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि एज द एपिग्लास्टिक सेल्स आर एडेड टू द काउडल एंड, ये इस एंड पे सेल्स जो है यही एपिग्लास्टिक सेल्स ऐसे इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं, ये जो है आगे को ग्रो करती जाएगी और यहाँ पे ये बन जाएगा, इसका एक नोड बनेगा इस तरह से, उसको हम कहेंगे ये प्रिमिटिव नोड बन गया, ठीक है। यहाँ से सेल्स जिसके काउडल एंड पे ऐड करेंगे ये क्रेनियली ग्रो करेगी और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा प्रिमिटिव नोड। सो दिस इज द प्रिमिटिव नोड। Okay, so now we will start discussing its further points. तो अभी जो एपिग्लास्टिक सेल्स थे दे विल इन्वेजिनेट एंड फॉर्म द प्रिमिटिव ग्रूव एंड प्रिमिटिव पिट। अभी एपिग्लास के जो सेल्स थे ना, नाउ दे विल इन्वेजिनेट इनवर्ड, ठीक है। पहले हम लिख रहे फिर हम डायग्राम में भी इसको देखेंगे। एपिब्लास्टिक cells will invaginate and form primitive groove and primitive pit. इसका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पे फिर से एक डायग्राम नहीं बना लेते हैं। तो ये होगी कुछ हमारे पास एपिग्लास की शेप इस तरह से। ये हमारे पास क्या आ गया एपिग्लास, ठीक है। इस तरह से ये इसकी शेप। अब हमने क्या कहा कि ये जो एपिग्लास के सेल्स यहाँ पे आ रहे हैं ये विल इन्वेजिनेट इनवर्ड, इस तरह से ये ना इनवर्ड मूव करेंगे यहाँ से भी और प्रिमिटिव नोड के भी। तो ये हम बना देंगे प्रिमिटिव ग्रूव इस तरह से। ये देखिए मैं कभी बना के दिखाता हूँ। ये देखिए ये सेल्स की मूवमेंट होगी इस तरह से इनवर्ड, सेल्स जैसे अंदर मूव करते जाएंगे। तो अब ये देखिए ये जो सेंटर पे हमारे पास बन गया है दिस पॉइंट, दिस विल बी द प्रिमिटिव ग्रूव, ठीक है। और ये प्रिमिटिव नोड के सेंटर पे ये ग्रूव बना इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव पिट। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव ग्रूव और प्रिमिटिव पिट बन गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नाउ द सेल्स फ्रॉम epiblast, the primitive node and the primitive streak will displace the hypoblast and form embryonic endoderm। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो एपिब्लास्ट हमने देखा कि कहाँ सेल्स आ रही है, इस एपिब्लास्ट से, ठीक है, इस प्रिमिटिव नोड से और इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से। या इन तीनों के सेल्स जो है ना अब नाउ दे विल मूव इनवर्ड, ठीक है। इस तरह से ये नीचे को आना शुरू करेंगे, इसके अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये जो हाइपोब्लास्ट है इसको डिस्प्लेस कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और इसकी जो जगह पर है ये सेल्स इस तरह से नीचे को इन्वेजिनेट करते हुए ऐसे आएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एक एंडोडर्म की एक लेयर बना देंगे सेल्स की, ठीक है, लाइक दिस। ये दोनों तरफ प्रोलिफरेट करके इस तरह से एक यहाँ पे लेयर बन जाएगी।
ये सेल्स ऐसे ऐसे अंदर नीचे को मूव करेंगे और ये यहाँ पे एक नई लेयर बना देंगे। तो इस लेयर को हम कहेंगे दिस इज़ दी एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये लेयर क्या आ गई? एंडोडर्म। ओके, नाउ सी व्हाट विल हैपेंस। अब ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बन गई ना, अब यहाँ पे जो एपिडर्मिस के जो सेल्स बाकी रह जाएंगे ना, उन सेल्स को हम सिंपली कह देंगे अभी हमारे पास आ गई है एक्टोडर्म, एंड रिमेनिंग सेल्स विल फॉर्म एक्टोडर्म। ठीक है, तो अभी जो सेल्स यहाँ पे बच गए ये वाले सारे, इनको हम कह देंगे दिस इज दी एक्टोडर्म। तो दो लेयर्स हमारे पास यहाँ पे बन चुकी हैं, एंडोडर्म बन गई, एक्टोडर्म बन गई। अब एक लेयर रह गई, वो देखेंगे वो जो तीसरी लेयर रह गई मेसोडर्म, वो कैसे बन रही है। Now the cells from the epiblast they will migrate interiorly and they will be called as the mesenchymal cells. Cells from epiblast will migrate interiorly and called mesenchymal cells. And these mesenchymal cells will form embryonic mesoderm. मतलब इसका क्या है, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये जो थी ना, एंड ये जो हमारे पास एपिब्लास्ट थी, इसी के कुछ सेल्स जो है ना यहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएंगे इन दोनों के दरमियान इस तरह से यहाँ पे। ठीक है ना, और इन सेल्स को हम कहेंगे जी ये हमारे पास आ रहे हैं जी मेसेनकाइमल सेल्स, और यही मेसेनकाइमल सेल्स है ना दे विल देन चेंज, और ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे मेसोडर्म के अंदर। ये हमारे पास आ गई मेसोडर्म भी। तो ये तीन लेयर्स हमारे पास बन चुकी हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, यहाँ तक जब जो उसमें पढ़ा कि जो तीनों लेयर्स हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों जो है ये एपिब्लास्ट से बन रही है। तो एक्चुअल क्या हम कहेंगे जी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे एक्टोडर्म से सारे एपिब्लास्ट से बन रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यही तीन लेयर्स हैं ये बॉडी के सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाएंगे। और ये तीन लेयर्स किससे आ रही है? एपिब्लास्ट से। तो इन जो मेन जो कौन चीज़ फिर है एपिब्लास्ट, वो सारे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज बना रही होती है। ठीक है, अब हम फर्दर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने देखा कि हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी थी। ठीक है ना, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक की फेट क्या है, मतलब कि एट लास्ट इसका क्या अंजाम होगा, इसका बनेगा क्या? फेट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो हमने देखा था कि लास्ट में क्या हो रहा था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जो थी ये मेसोडर्म के सेल्स बना रही थी। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ना इट विल एक्टिवली फॉर्म मेसोडर्म अंटिल 4th वीक। मतलब 4th वीक तक तो ये जो है ये इसको अब सुकून से मेसोडर्म बनाती रहेगी यहाँ पे। ठीक है ना, अब 4th वीक पे क्या होगा और उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो प्रोडक्शन है मेसोडर्म की वो स्लो हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ मेसोडर्म स्लोज डाउन, एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक विल डिमिनिश। और ये जो है ना ये आहिस्ता जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब ये गायब होना शुरू हो जाएगी तो इसके बाद ये एक इनसिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर होगा सैक्रम और कॉक्सिक रीजन के अंदर। सो नाउ इट विल बिकम an insignificant structure in sacrococcygeal region. Sacrococcygeal region,
और ये जो है ये 4th वीक के एंड तक ये कम्प्लीटली जो है वो डिसअपेयर हो चुकी होती है, मतलब 4th वीक के बाद ये इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। ये थी प्रिमिटिव स्ट्रीक की फेट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड सम क्लिनिकल रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स। ये जो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है इसके कुछ क्लिनिकल्स हम देख लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो पहला क्लिनिकल है जी सैक्रोकॉक्सियल टेराट्रोमा। सैक्रोकॉक्सियल टेराट्रोमा, तो देखिए जी सैक्रोकॉक्सियल मतलब कि सैक्रम और कॉक्सिक रीजन आ रहा है, इसको हमने अभी भी पढ़ा है कहाँ पे, प्रिमिटिव स्ट्रीक की फेट में। तो मतलब कि ये जो है ये कोई बीमारी ऐसी है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये एक्चुअल क्या है क्या चीज़। So this sacrococcygeal teratoma, it is actually a germ cell tumor, सेल ट्यूमर है ये, कि जो बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो ये जो है कि ये जो अगर ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये ख़त्म ना हो तो फिर ये बन जाता है जी सैक्रोकॉक्सियल टेराट्रोमा, ठीक है। तो मतलब कि इफ रेमिनेंट्स ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक परसिस्ट, मतलब ये ख़त्म नहीं होते, ये पड़े रहते हैं, दे विल फॉर्म दिस, तो ये चेंज हो जाएंगे सैक्रोकॉक्सियल टेराट्रोमा में। और ये जो सैक्रोकॉक्सियल टेराट्रोमा अब आप देखेंगे कि इसमें जो होगी इसमें एक्टोडर्म भी होगी, एंडोडर्म भी होगी, मेसोडर्म भी होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये तीनों लेयर्स बन रही थी प्रिमिटिव स्ट्रीक से, तो अब प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही ये बन रहा है, तो इसमें भी ये तीनों लेयर्स पड़ी होंगी। और ये जो है ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है ना, मतलब कि 80% ये फीमेल्स को होता है, ठीक है। और इसको जो है हम प्रेगनेंसी के दौरान ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। और इसका जो है मतलब ये इफ़ेक्ट क्या है, तो इट मे कॉज द इंटेस्टाइनल और द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस, क्योंकि ये सैक्रम और कॉक्सिक रीजन में है, तो ये इंटेस्टाइन या यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। मे कॉज इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। और फिर इसका मतलब कि ट्रीटमेंट क्या है कि उसको हमें जो है सैक्रोकॉक्सियल टेराट्रोमा को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, सर्जिकली रिमूव्ड, ठीक है। इसी के साथ जो है यहाँ पे एक और क्लिनिकल जो था वो KLM में लिखा हुआ है, इस चैप्टर के जो 3rd वीक के बिल्कुल स्टार्ट पे है, एंड डेट इज़ दी प्रेगनेंसी सिम्टम्स। प्रेगनेंसी सिम्टम, तो प्रेगनेंसी के मतलब सिम्टम्स क्या है, तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में आता है जी नोज़िया और वॉमिटिंग, ठीक है। इसी के साथ आप लोग नोट करें कि जो अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं है, आप उसको समझ कि मेंस्ट्रुएशन हो गई, नहीं, ठीक है, उसके भी कुछ और रीज़न हो सकती हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग डोंट रूल आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है इट मे बी कॉज बाय द ब्लीडिंग फ्रॉम क्लोजिंग प्लग, के भी जो है वो क्लोजिंग प्लग नहीं बना हुआ, तो वो जब इम्प्लांटेशन हो रही है क्लोजिंग प्लग नहीं बना हुआ 10th डे के ऊपर, वो भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि जिसकी प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मे बी कॉज्ड फ्रॉम क्लोजिंग प्लग, ठीक है। तो ये हमने देख लिए हैं इनसे रिलेटेड क्लिनिकल्स, और यहाँ पे जो है हमने 3rd वीक के जो फर्स्ट पार्ट पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने जो है वो मेन चीज़ें देखी हैं कि ये जो 3 लेयर्स हैं ना, ये तीनों लेयर्स बन कैसे रही हैं, ठीक है ना। तो आपने यही मेन चीज़, और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखा वो ये था कि एपीब्लास्ट मेन जो बॉडी के जितने ऑर्गन्स जो जितने टिश्यूज़ हैं वो सब अल्टीमेटली अगर उसको देखा जाए उनका प्रीकर्सर क्या है तो वो एपीब्लास्ट है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, एंड नाउ इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड द अदर पार्ट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।